संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। पहला, होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था। दूसरा है, उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तीसरा, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलाओं की क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। ये जो बीच में दिया इसको देख लेते हैं। यह आल्टमीरा की गुफा चित्र। आल्टमीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। आल्टमीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलोनी सैंज दी सौतुओला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो, बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई हैं, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई का इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। तो यह गुफा का चित्र दिया है। उत्तरी स्पेन में आल्टमीरा की गुफा में चित्रित एक गौर यानी जंगली बैर। तो इसके आगे पढ़ते हैं। फ्रांस में स्थित लैस, कॉक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित आल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गईं। इनमें गौरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं, जबकि अन्य हिस्सों में नहीं हैं? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों?
केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं क्यों? जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ अच्छी तरह पहुंचती थी? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उनमें से एक यह है, चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिली। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हों। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी भी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पेज। साइड में है मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव विज्ञान क्या है? मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। इधर है हादजा जनसमूह। हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटर बक, हिरण, चिंकारा, खागदार जंगली सूअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे। जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे।
वनस्पति खाद्य कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूंडियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती हैं। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग यह समझते हैं कि हादजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोतों से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच, बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादजा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हादजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाकों में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पतिजन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हादजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के मौसम में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। यह जो है मानव विज्ञानी जेम्स वुडवर्ड द्वारा 1960 में दिया गया विवरण है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यह शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। इस मुद्दे पर इस समय 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे, जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादजा और कुंग-सैन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर हैं। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है।
भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। इस पेज के साइड का फैक्ट देख लेते हैं। इधर है, यहाँ दिया है संजाति वृत्ति। क्या है? संजाति वृत्ति में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी उपसंहार। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे, पर फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहां भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ बाजरा आदि, और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज के लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रीसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी स्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ हैं। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रांगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह
एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। तो यह लेसन पर कंप्लीट हुआ। इधर कुछ फैक्ट दिया गया है, काल रेखा दी गई है। इसमें बताया गया है 1,00,000 वर्ष पूर्व, लाख वर्ष पूर्व काल रेखा फर्स्ट है। इसमें जो समय है लाख वर्ष पूर्व है। यहाँ 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नर वानर प्राइमेट बंदर एशिया और अफ्रीका में, 240 लाख वर्ष पूर्व अधिपरिवार होमिनाइड गिब्बन एशियाई ओरांगटाउन और अफ्रीकी वानर गोरिल्ला चिंपैंजी और बोनोबो पिग्मी चिंपैंजी, 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनाइड और होमिनिड की शाखाओं में विभाजन, 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस, 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के सबसे पहले औजार, 25 से 20 अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि, 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो, 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलस। आगे है 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस, 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विलुप्त होना, 8 लाख वर्ष पूर्व आद सैम्पियंस होमो हाइडलबर्गेसिस, 1.6 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व होमो सैम्पियंस आधुनिक मानव। काल रेखा 2 है। काल रेखा दूसरा लाख वर्ष पूर्व समय जो दिया गया है, दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य, 3 लाख होमो इरेक्टस का लोप, 2 लाख वर्ष पूर्व स्वर तंत्र का विकास, 2 लाख वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमो सैम्पियंस की खोपड़ी, 2 लाख से 1,30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव, 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पूर्व निएंडरस्थल मानव का प्रादुर्भाव, 1,30,000 वर्ष पूर्व चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य, 1,25,000 वर्ष पूर्व निएंडरस्थल मानव का लोप, 35,000 वर्ष पूर्व आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य, 27,000 वर्ष पूर्व सिलाई वाली सुई का आविष्कार, 21,000 वर्ष पूर्व। काल रेखा थी, नीचे चित्र दिया गया है, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।